नमस्कार, इंडिया बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश भट्ट। एक और मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ जो आपसे सरोकार रखता है, आज हम लेकर आए हैं। वो जुड़ा है दवाइयों से। हर इंसान को स्वास्थ्य ठीक करने के लिए दवाइयों की जरूरत होती है। आप सोचिए, जब हम बीमार होते हैं तो इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपको मालूम चले कि जिस डॉक्टर के पास आप भगवान से ज्यादा जिस पर विश्वास करते हैं, वही डॉक्टर चंद पैसों के खातिर आपकी जेब पर डाका डाल रहा हो, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको यह मालूम चले कि जिस दवा को दुकान से आप खरीद रहे हैं वो जानबूझकर आपको महंगी दी जा रही है, तब आप क्या सोचेंगे? ऐसी खबरों से दरअसल भरोसा टूटता है, और अगर एक बार भरोसा टूटता है, विश्वास टूटता है, तब क्या होगा? इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। अनूप खन्ना साहब, आप केमिस्ट एसोसिएशन नोएडा से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैलाश गुप्ता साहब, आप ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। संजीव मलिक साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, आप हेल्थ केयर कंसल्टेंट हैं। प्रोफेसर शीतल कपूर, आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। साथ ही साथ डॉक्टर के अग्रवाल, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और बहुत जाने माने डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर के अग्रवाल। और मेरे साथ हैं यहां पर जो जनता जिनको सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है, सवाल यही है, दवाइयों में हमें क्यों लूटा जा रहा है? यकीन मानिए, एक तरफ भारत सरकार गरीबी से निपटने की बात कर रही है, दूसरी तरफ दूसरे लोग गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो दवाइयों में अपनी जेब से खर्च करते हैं। खन्ना साहब, मुझे ये बताइए, क्या ये दवाइयां आम आदमी को सस्ते में नहीं मिल सकती? इतनी कमीशन खोरी और हमारी आंख के नीचे हम चुपचाप बैठे हैं। हम लोग जो है, कोई भी मेडिकल स्टोर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं बेचता है। जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं वही दवाई हम लोग बेचते हैं जी। और हम लोग डीपीसीओ के अंडर आते हैं, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर। हमारे जो मेडिकल स्टोर्स दवाई बेची जाती है उस पर एमआरपी होता है। एमआरपी से ज्यादा अगर कोई ले रहा है तब तो हम लोग दोषी मान सकते हैं। हम अपनी मर्जी से दवाई नहीं बेच सकते जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा। तो ये पूरा सिनेरियो अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर मेडिकल स्टोर कहीं से कहीं तक इसमें इन्वॉल्व नहीं है जी। दवाइयों के दाम सरकार फिक्स कर रही है, दवाइयां लिख रहे हैं डॉक्टर, हमें फिक्स कमीशन दिया जाता है जो 12-14% है। कुछ मेडिसिन में तो हमें जो फूड आइटम्स हैं जैसे प्रोटीन एक्स वगैरह ले लें, पीडियाश्योर ले लें आप, या इस तरह के, उसमें हमें सिर्फ 8 से 8.5% मार्जिन है। बिल्कुल। और अगर आप खर्चे देखेंगे तो 10-12% ये कह रहे हैं कि मेडिकल स्टोर मुनाफाखोरी कर ही नहीं सकता। हमने हमारे साथ चैरिटेबल फार्मेसी चलाते हैं और उस जगह पे चलाते हैं जहां एम्स और सफदरजंग के मरीज जाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या स्थिति है इस देश में? फैक्ट इज दैट के जेनरिक मेडिसिन करके कुछ मेडिसिन सब्स्टिट्यूट होती हैं, डॉक्टर सोल्ट नेम से लिखता है। सब्स्टिट्यूट होती है, आपने बोला क्या नहीं, सोल्ट से लिखता है डॉक्टर, उसमें मुनाफाखोरी है। 1 मिनट इनका सवाल पूरा होने दीजिए। 1000% मुनाफाखोरी है। अगर 50% डिस्काउंट देने के बाद भी उसमें आप 40% के आसपास प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसके बावजूद केमिस्ट उसको प्रिंट पे बेचता है और वो हैवी मुनाफाखोरी है। आप मुझे बताइए कि आप कितना लेस देते हैं? आपने कहा कि आप जो आपके यहाँ दवाई खरीदने आते हैं उनको कितना लेस दे देते हैं मैक्सिमम? हम 85% तक लेस देते हैं। एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन होता है, उस पर हम 85% लेस देते हैं। इसके अलावा वो अगर मार्केट में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लिया जाए तो वो एमआरपी पे बिकता है। अब सोचिए, यहाँ लोगों को मालूम नहीं, खन्ना साहब 85% लेस दे सकते हैं, बेनाड्रिल पे दे सकते हैं, नहीं ब्रांडेड आइटम पे दे सकते हैं। टॉकिंग अबाउट कितने परसेंट डॉक्टर के अग्रवाल लाइन पे हैं आप लोग, यहाँ कितने लोग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं? खन्ना साहब, आप तो बचाव में उतर आए, मैं आपको एक एक ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे। यानी होलसेल और रिटेल प्राइस में इतना अंतर है कि आप कहेंगे कि साहब ये हो क्या रहा है इस देश में। संजीव मलिक, आपको नहीं लगता कि लोगों को सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिए? ये सरकार का उत्तरदायित्व है। ये सच्चाई है कि भारत में जो ड्रग रेगुलेशंस हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने उनको होने चाहिए। हम कुछ शोज में आपने देखा, जेनरिक मेडिसिन की बहुत बात होती है कि डॉक्टर ब्रांडेड या एथिकल ब्रांडेड प्रिस्क्राइब करता है, उसको शायद उस पर प्रॉफिट मिलता है, जेनरिक क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करते? हम इस चीज को पहले ठीक से समझ लें। कोई भी मेडिसिन जो है वो एक केमिकल होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। 99% मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो रॉ सॉल्ट हैं, वो जितने ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं भारत में वो इंपोर्ट करते हैं। लगभग 1% सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस होता है। पहले सब इटली से आता था, अब ज्यादातर चाइना से आता है।
उस मॉलिक्यूल को लाने के बाद अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स उसको अलग लेवल ऑफ प्योरिफिकेशन पे लाकर उसको मार्केट करते हैं। लेकिन उनके दाम भी अलग अलग होते हैं। जी रमेश, एक सॉल्ट की दवा बनी है, उसके दाम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? मैं तो आपको इसमें फ्रैंकली कैच क्या है वो बताता हूं। अब कुछ कंपनीज बहुत बड़ी हैं। मेरे पास 30 सेकेंड होते हैं, बहुत संक्षेप में बताइए। संक्षिप्त में यह है कि जिस दाम पे आज दवाई बिक रही है हिंदुस्तान में, उससे बहुत कम दाम में बेची जा सकती है अगर ड्रग रेगुलेशन ठीक हो जाए। ओके, डॉक्टर के अग्रवाल, आप मुझे बताइए, क्या इस देश की जनता जो 80% अपने जेब से खर्च करती है अपने स्वास्थ्य के लिए, उन्हें सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिए या नहीं? देश की जनता को नहीं, डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं कि दवाइयां पेशेंट को सस्ती हो। 70% पेशेंट का खर्चा दवाइयों के ऊपर में हो जाता है। और मेडिकल डिवाइसेस, दवाइयों को छोड़ दीजिए, दवाइयों के अलावा जो डिस्पोजेबल्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, आपको एक एंटीबायोटिक है मेरोपेनम, वो 700 रुपए की भी मिल रही है, 2800 रुपए की भी मिल रही है। और अगर 10 दिन तक चला जाए तो 60,000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है जी। और इसलिए जन औषधि स्कीम आ रही है सरकार की, जो 1 जुलाई से 800 केमिस्ट के अंदर में आएगी, जहां में सरकार जो है क्वालिटी और साथ में डिसाइड करेगी कि जन औषधि के साथ में जो है सस्ती वाली दवाई कौन सी है। सारे डॉक्टर्स चाहते हैं कि दवाई सस्ती और क्वालिटी वाली हो। और ये जो प्राइस वेरिएशन है कि सेम दवाई 800 रुपए की और सेम दवाई 2800 रुपए की, इसमें चेक लगना चाहिए। डॉक्टर्स भी, फैटर्निटी भी यही चाहती है। आज की डेट में आप एक दवाई के ऊपर में 100 कंपनियों को अलाउ कर देते हो, डॉक्टर को कैसे पता लगेगा कि सस्ती दवाई अवेलेबल है? आपने लाख टके की बात की, जो वेरिएशन है प्राइस में, यानी एक बड़ा अंतर है दामों में दवाइयों के, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मधुरन दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे के साथ जो लोग हैं वो सवाल करना चाहते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हैं जो अभी दवा लेने आए हुए थे। मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं, जो दिल्ली का प्रीमियर हॉस्पिटल है। भीतर दवाएं नहीं मिलती हैं, बाहर दवाओं की दुकानों की आपको बाढ़ मिल जाएगी। इनके प्रिस्क्रिप्शन पर अगर जूम इन करें तो आपको दिखाई देगा कि 16,400 रुपए का बिल एक आम आदमी का है जो हमारे पास खड़ा है, और दूसरा बिल 16,400 का है, यानी 34,800 रुपए की दवा खरीद कर खड़े हैं। ये बताइए क्या बीमारी है और ये दवाएं किसने लिखी हैं? दवाई बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक उसके पैर काम करने बंद हो गए। परसों तक तो उसके पैर उठ रहे थे, सब चीज हो रहा था, मूवमेंट कर रहा था, लेकिन अब आके ना कल वो ऐसा हुआ कि उसके पैर नीचे गए। कोई तो दवाएं क्या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ही लिखी गई? हाँ, ये यहीं से लिख के दी गई है कि आप ये दवाई लाइए, ये कॉस्टली पड़ेगी, कैसे भी लगेगी। अब हमने यहाँ से कोई ऐसी दवाई नहीं की, सिर्फ ये जो दवाई दी गई है यही वाली दवाई। कितना आपने खर्च किया? 38,800 रुपए? ये नहीं, 38 नहीं, 32,800 रुपए। मतलब कोई दवा आपको हॉस्पिटल के भीतर नहीं? हॉस्पिटल से एक पैसे की भी दवाई नहीं भी दी गई। और बाहर क्या कुछ डिस्काउंट भी मिला इन दवाओं को? ये यहीं से लिया, उसका ये पर्ची है मेरे पास। बिल्कुल, लोगों के दिमाग में ये सवाल है। मैं मुझे आप बताइए, आपको लगता है कि सरकार को इस पे काम करना चाहिए? आप हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो जाते हैं डॉक्टर्स के पास, वो इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स कहाँ से देते हैं? ये गैप क्यों नहीं कम होता? ये गवर्नमेंट क्यों नहीं रोक लगाती? जो ट्रिप है या जो भी प्रोग्राम्स है वो भी स्पॉन्सर्ड होते हैं, हमें मालूम चला। स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो इस पे गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए। आम जनता तो इस बात को सफर कर रही है ना। और अभी मेरे एक फ्रेंड है, उनकी बेटी बीमार थी मैक्स हॉस्पिटल में, और बेटी की भी डेथ हो गई, और 9.5 लाख रुपया उनको भरना पड़ा। और हॉस्पिटल वालों ने कहा जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक हम बॉडी को। जन औषधालय की मैं बात करूं सर, 2012 तक 600 खोलने की बात थी, हमें मालूम चला 170 खुले हैं, और उसमें भी मालूम चला केवल 100 काम कर रहे हैं। 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या वाले इस देश में अगर दवाइयों को लेकर ये हालात है तो हम कितने गंभीर है अपने नागरिकों को लेकर। आप दो मेहमानों के पास मैं जल्द हाजिर होता हूं, यहां पर कुछ पलों के लिए रुकने, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। Dum da dum da dum dum da dum da dum dum bum 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 bum. Congratulations and celebrations. When nice guys step up in life, there's no envy, there's only joy. Step up in power, comfort and style. New Activa 125. Step up. In this big wide world, I care for you. Just like your loved ones, Hitachi air conditioners care for you. Its IC technology detects faces to direct airflow at everyone equally. I clean, I sense, I see, I care for you. Hitachi.
लैंडिंग जब हो जाए रफ, जूनियर को मनाना टफ, थोड़ा सॉरी ज्यादा प्यार, आहा वैल्यू है ये मेरे यार। कंपटीशन को करके बैक, शेयर करो ये जिंगी स्नैक, बांटते चलो एक तो प्यार, आहा वैल्यू है ये मेरे यार। एग्जाम की जब हो फाइट, फैमिली इज बाय योर साइड, छोड़ो टेंशन टेक इट इजी यार, आहा वैल्यू। गेट टुगेदर मस्ती मजाक, ज्यादा पार्टी ज्यादा प्यार। डोमिनोज का आहा वैल्यू फेस्टिवल स्टार्टिंग एट ₹29। इतनी अमेजिंग वैल्यू कि बनाए हर मोमेंट को आहा। रेशम सी सिल्क से सजी सिल्क, ये मखमली नशा इश्क में डूब जाए। रेशम सी दुनिया देखेगी जब सिल्क से सजी जिंदगी। जब नाइट की राइड में बच जाएंगे ₹1000, स्वामी विल गो फार, वेरी फार, बहुत फार, समझे क्या बरखुरदार। जब 6 and 4 विल टेक नैया पार, विद फ्लार डैनी विल गो फार, बहुत फार। वॉच पेप्सी IPL, Pepsi IPL. Watch it on Hotstar. You'll go बहुत far. on Hotstar. Download the app now. ट्रॉपिकाना 100% के हर 1 लीटर पैक में है 17 ऑरेंजेस का जूस, जो आपको अंदर से नरिश करे और दे आपके दिन को एक फ्रूटफुल शुरुआत। Powerful 160cc engine, best in class mileage. The new CB Unicorn 160. Aircel 1+3 offer. Get a chance to meet Team CSK. Recharge and get full talk time, data and Aircel minutes. अब जीतो थोड़ा एक्स्ट्रा अपने दोस्तों के लिए। वीजॉन शेविंग क्रीम में है टी ट्री ऑयल, जो कीटाणुओं का सामना करे, त्वचा को रखे सुरक्षित। वीजॉन शेव, एकदम सेफ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग शेविंग क्रीम। I'm home. Hi, honey. What do you see? A CFL bulb? Why? Sir, here's the new LG Smart Inverter 2.0 refrigerator that consumes less power than 2 CFL bulbs. You can easily connect it to your home inverter without worrying about power consumption. Now enjoy fresh and healthy food always. Innovation for a better life. LG Smart Inverter 2.0 refrigerator. Walls are pretty dumb. You gotta put your fashion on. बेअक्ल ये बेशक्ल ये दीवारें, इनमें ढंग डाल, इन्हें रंग डाल। You gotta put your fashion on. You gotta put your fashion on. Smear it on, splash it on. You gotta put. Now let your walls wear your style. Dulux Velvet Touch. Fashion trends for walls. Dulux, Dulux, Dulux. तो गरीब को दवाइयां मुफ्त मिलनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए, मुनाफाखोरी बंद होनी चाहिए, लेकिन ये मुनाफाखोरी का खेल कितना बड़ा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 125 करोड़ की आबादी वाला देश, जहां करीब 1/3 आबादी 2 जून की रोटी के लिए दिन रात संघर्ष करती है, लेकिन गरीबी रेखा तय करने वाले सरकारी आंकड़ों पर गौर कीजिए और जरा सोचिए कि देश का एक गरीब नागरिक 32 रुपए की आमदनी में दिन भर का खाना कैसे जुटाता होगा। लेकिन ये तो बस संघर्ष की कहानी का पहला पन्ना भर है। अब जरा सोचिए कि वो आदमी बेहतर क्वालिटी के खाने के अभाव में जब बीमार पड़ता है तो वो किन मुसीबतों से दोचार होता है। जाहिर है कि वो अपना पेट काट कर अपने और अपने परिवार की जिंदगी बचाने की कोशिशें करता है, और तो और अपने ही स्तर पर इलाज कराने की खातिर जब एक आम आदमी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोरों के चक्कर लगाता है
तो किसी को उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं दिखती, बल्कि हर कोई अपनी जेब भरने के लिए नए नए तिकड़मे भिड़ाने लगता है। हम आपको बताते हैं कि जब डॉक्टर की क्लिनिक से एक आम शख्स दवाई की पर्ची लेकर मेडिकल स्टोर की ओर निकलता है, तो कैसे एक ही कंपोजिशन से बनी दवाइयों के दाम में छोटा नहीं बल्कि बड़ा फर्क दिखता है। कुछ दवाइयों की कीमतों पर नजर डालिए और फिर खुद ही अंदाजा लगाइए कि कैसे एक ही दवाई की बस कंपनी बदल जाने से कीमतों में कितना फर्क आ जाता है। एफडीसी फार्मा की सेट्रोजिन कॉम्पोजिशन की 1 ऑल दवा की 10 टैबलेट के लिए आपको 16.5 रुपए देने होते हैं। वहीं एबॉट कंपनी की इसी कॉम्पोजिशन की जेवर दवा के लिए आपको 53 रुपए खर्चने होंगे। इसी तरह एफडीसी फार्मा की सेफेक्सिन कॉम्पोजिशन की जिफी दवा के लिए आपको 10 टैबलेट के लिए 99 रुपए देने होंगे। वहीं मैक्सिमस की इसी कॉम्पोजिशन की दवा एक्सेप्ट के लिए आपको 10 टैबलेट के लिए 118 रुपए खर्चने होते हैं। दवाइयों की कीमतों में इस गड़बड़ झाले से देश का हर वो इंसान परेशान है जो बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार बेबस है, क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पतालों में मेडिसिन सप्लाई की स्थिति खस्ता हाल है। केंद्र और राज्य सरकारें दवाओं की आपूर्ति पर जीडीपी का महज 0.1% राशि खर्च करती है, और यही वजह है कि इन तमाम क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर का दबदबा पूरी तरह कायम हो चुका है। वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने के अपने मंसूबे को पूरा करने में जुटे हुए हैं और मजबूर आम इंसान इसका शिकार हो रहा है। टीम न्यूज नेशन। और सवाल इसी बात को लेकर है कि इस मुनाफाखोरी पर रोक कौन लगाएगा। हमारे पास अथॉरिटी है, लेकिन बावजूद उसके ये मुनाफाखोरी चल रही है। डॉक्टर कपूर, आपको लगता है ये कंज्यूमर के साथ, आम उपभोक्ताओं के साथ, एक मरीज के साथ धोखा है? अब क्या है कि जो पेटेंट लॉ आने के बाद भी अभी भी ब्रांडेड कंपनियों के जो है दवाएं जो हैं वो डॉक्टर लिखते हैं, जबकि जेनरिक्स वो बोल सकते हैं कि भाई जेनरिक सॉल्ट। गुप्ता साहब, मैं चाहूंगा एक ईमानदार जवाब आपसे, लेकिन उससे पहले आप कुछ कहना चाह रही? मैं कहना चाह रही थी भट्ट साहब की जन औषधालय की आपने बात कही, वो 100 चल तो रहे हैं, लेकिन उनमें से भी 80% पे दवाइयां अवेलेबल नहीं है, नहीं मिलती। वो भी पर्ची देखते हैं डॉक्टर की और बोल देते हैं बाहर केमिस्ट से खरीदे, और केमिस्ट से वो इतनी कॉस्टली मिलती है कि मध्यम वर्ग परिवार कह लीजिए या मीडियम कह लीजिए, आप कह लीजिए लो, कोई भी उसे अफोर्ड नहीं, बिल्कुल कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जी, गवर्नमेंट को इसमें सीधी पहल करनी चाहिए कि उनको दवाई सस्ती मिले और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर उनका लगाम। डॉक्टर अग्रवाल, हमें सपने तो बहुत दिखाए जाते हैं, लेकिन आप देखिए ना, जन औषधालय 2012 तक 600 खोलेंगे, 170 खोले, उसमें से भी 100 काम कर रहे हैं। जो 100 काम कर रहे हैं उसमें भी दवाइयां नहीं मिलती हैं। ये कहानी कब तक चलेगी इस देश में? भाई देखिए, अभी जो जन औषधि की जो नई स्कीम आ रही है उसमें 1 जुलाई को दिल्ली में 800 केमिस्ट खोलेंगे और नॉर्मल केमिस्ट को भी जन औषधि की दवाइयां रखनी होंगी। आईएमए हेडक्वार्टर्स अपने प्रेमाइसिस में भी जन औषधि खोल रहा है, और हम सारी एसोसिएशंस को, हमारी मेडिकल एसोसिएशन की ब्रांचेस को बोल रहे हैं कि हर ब्रांच के अंदर में आप जन औषधि खोलिए। मेरे को लग रहा है इस वक्त में इंटेंशन सही है, और ये कुछ ना कुछ जो 1 जुलाई से जो नया रूप आएगा जन औषधि का, वो चेंज होगा। कैलाश गुप्ता साहब, आप ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, आप मुझे बताइए, आपका तो अनुभव है, सब कुछ ठीक ठाक है या आपको लगता है हाँ यहाँ गुंजाइश है? बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, जिनको हम कंपनियां बोलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, रैनबैक्सी ले लीजिए, लुपिन ले लीजिए, आप सिप्ला ले लीजिए, वो 2 तरह की मेडिसिन बनाती हैं। एक वो मेडिसिन जो डॉक्टर को प्रमोट करती हैं, जिनको कि हम ब्रांडेड बोल देते हैं, और एक वो दवाएं हैं जो डॉक्टर को प्रमोट नहीं की जाती, जिनको कि हम दूसरी भाषा में जेनरिक बोल देते हैं, लेकिन जिनका जो एमआरपी होता है वो बहुत हार्डली सेम। तो इसके लिए सबसे पहले सरकार को जो जेनरिक की बात करती है, जेनरिक का एक दाम सरकार को फिक्स करना चाहिए। ये कितने भी आप जन औषधि केंद्र खोल दीजिए, कुछ भी खोल दीजिए, ये आपको, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 लाख केमिस्ट है, जो मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो केमिस्ट के थ्रू ही होगा। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं गुप्ता साहब, सोच स्पष्ट होनी चाहिए, नीति में स्पष्टता होनी चाहिए, तब जाकर आप कुछ लगाम लगा सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद जब लौटेंगे हमारे साथ जो मौजूद लोग हैं वो सवाल करना चाहते हैं, समाधान क्या है।